Now we discuss about the other two important topic, Curie law and magnetism and hysteresis law. तो फर्स्ट we discuss about the Curie law और इसके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन 2000 1920 यानी इसी साल आया हुआ है Curie law के ऊपर बेस्ड. अभी क्वेश्चन पेपर बताएंगे आपको डिस्कस करके. पहले इसको समझो. According to Curie law, intensity of what is I, H, B ये सब हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं. Intensity of magnetization, according to Curie, intensity of magnetization is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. Directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. And we also know that B goes to mu H, mu naught H. That's why B directly proportional to H. I directly proportional to B, B directly proportional to H. That's why I directly proportional to H. और I is equals to combine कर दो H upon T. I over H आपको पता है susceptibility होती है. Susceptibility is the ratio of intensity of magnetization to magnetizing force. I over H susceptibility होती है. So it is equal to C upon T. C is the proportionality constant known as Curie constant. तो ये Curie law हो गया. इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल लेके चलेंगे. क्या देख लो इसको न्यूमेरिकल. Now, effective dipole moment of a paramagnetic coil is 4.5 joule per Tesla at 4.2 Kelvin. Under magnetic field of 0.8 Tesla, find magnetic moment at 2.8 Kelvin when the magnetic field is 1 Tesla. तो क्या क्या गिवन है. तो जो गिवन है उसके ऊपर देखो आप न्यूमेरिकल करते हैं. Dipole moment m1 given है. It is 4.5 joule per Tesla. Temperature given 4.2 Kelvin. Magnetic field given B1 0.8 Tesla. M2 निकलवा रहे हैं. T2 given है 2.8 Kelvin. B1 given है, it is now B2 given है 1 Tesla. ठीक. अब हमें इनकी हेल्प से M2 निकलवा रहे. स्टेटमेंट दोबारा सुन लो. Effective dipole moment of a paramagnetic coil is 4.5 joule per Tesla at 4.2 Kelvin under magnetic field of 0.8 Tesla. Find the magnetic moment at 2.8 Kelvin when the magnetic field is 1 Tesla. Okay? M2 B2 upon T2 goes to M1 B1 upon T1. ये भी Curie law से बनता है जाके. तो हमें M2 निकालना है. M1 B1 T2 upon T1 B2 हो जाएगा. M1 दिया है 4.5, B1 दिया हुआ है 0.8, T2 दिया हुआ है 4.2 Kelvin. T1 is also T1 given है 4.2 और T2 दिया है 2.8.
2.8, 4.2 into B2 is 1. So सॉल्व करेंगे 8.437 आएगा। ठीक, जूल पर टेस्ट ये एक न्यूमेरिकल बनेगा। ना हमारे हम लोग हिस्टोरेसिस लूप in the graph in between magnetizing force and intensity of magnetization. जानो इस ग्राफ, आपने एक सोलेनॉइड ले लिया। We take a solenoid, और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा। अब जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाना स्टार्ट है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे जाएगा O2A रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अलाइनमेंट हो जाएगा। इस तरह जिसके अंदर जो रखा हुआ है इस तरह केस बन जाएगा, अलाइनमेंट हो गया। O2A ये शो कर रहा है, A पे जाके अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप बढ़ाते रहो करंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अलाइनमेंट तो हो चुका है। अब करंट के बढ़ाने से और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अलाइनमेंट परफेक्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई दिस A इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेट हो चुका है, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है, अलाइनमेंट परफेक्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, अब क्या करना है हम लोग? करंट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर, डिक्रीज करना स्टार्ट कर, और डिक्रीज करते करते करंट को जीरो कर दिया। मतलब जो आपने H बढ़ाया था वो H को घटाना स्टार्ट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। या यहां देखें तो करंट को रिड्यूस कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि करंट जीरो ना हो जाए। चलो करंट को जीरो पर ले आए, H जीरो हो गया, लेकिन I जीरो नहीं हुआ। I जीरो नहीं हुआ, आपको पता है कल ही हमने एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया था कि नेल, आयरन नेल के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। सर लग जाती है, दूसरी लगाते थे वो भी चिपक जाती थी, तीसरी चिपका दी थी मैंने। जब मैग्नेट हटा दी मैंने तब भी फर्स्ट और सेकंड आपस में कांटेक्ट में बने रहे थे। ये क्या शो कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक जीरो करने के बावजूद भी आयरन नेल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया। जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। द रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड और रिटेंटिविटी, ये रिटेंटिविटी बच गई। उसके अंदर अलाइनमेंट अभी भी कुछ बचा रहा, जो बहुत स्ट्रांगली था उतना नहीं रहा, लेकिन जीरो भी नहीं रहा, कुछ बच गया उसके अंदर फील्ड। जो बचा हुआ फील्ड है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिटेंटिविटी। ओके, अब हमें इसको भी जीरो करना है, बचे हुए फील्ड को जीरो करना है, तो क्या करें? अब इसमें करंट सोलेनॉइड में अपोजिट डायरेक्शन में भेजना स्टार्ट करो। करंट रिवर्स डायरेक्शन में भेजना स्टार्ट, और जब ऐसा करेंगे तो बचा हुआ फील्ड भी जीरो की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जो अलाइनमेंट जो बचा था वो भी जीरो करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी इस अरेंजमेंट में।
और सी पॉइंट पे आते आते जो बचा हुआ फील्ड था वो भी क्या हो गया, जीरो। तो O टू C, ये O टू B कहलाएगा रिटेंटिविटी, तो O टू C कहलाएगा कोएर्सिविटी। Required magnetic field in opposite direction so that retentivity become zero, residual magnetic field becomes zero, known as coercivity. ये जो O टू C आप देख रहे हैं, that is known as coercivity। बचे हुए फील्ड को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन फील्ड अप्लाई किया गया है और इस वैल्यू को बोलेंगे कोएर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी ये दो वर्ड आपको मिलेंगे। और ये जो कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप देख रहे हैं, in which I lax band with H, that is known as hysteresis, and this loop or this curve known as hysteresis loop. The process in which intensity of magnetization lags behind with H in magnetization process known as hysteresis, and this curve and this loop is known as hysteresis loop. तो दो चीजें मिल गई आपको, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी। और रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी की हेल्प से we can differentiate permanent magnet and electromagnet। जानो क्या अंतर हो सकता है उनमें। तो जो परमानेंट मैग्नेट हुआ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, उसमें रिटेंटिविटी हाई, हाई होगी, रिटेंटिविटी हाई एंड coercivity also high, ये भी हाई होगी, it is also high, retentivity high, coercivity high, और permeability is also high, permeability भी हाई हो, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए। इसलिए स्टील चूज क्या करते हैं, स्टील, इसका जो लूप बनता है लॉन्ग एंड वाइड बनता है। जो हिस्टेरेसिस लूप बनेगा परमानेंट मैग्नेट के लिए लॉन्ग एंड वाइड इस तरह बनेगा। इस तरह हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, हाई परमेबिलिटी। जैसे एक तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए और जब मैग्नेट फील्ड हटा दें जल्दी डिमेग्नेटाइज ना हो। क्यों? परमानेंट मैग्नेट, तो डिमेग्नेटाइज करने में भी अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़े, क्योंकि परमानेंट है, दैट इज नोन एज परमानेंट मैग्नेट। बोथ शुड बी हाई, रिटेंटिविटी एज वेल एज कोएर्सिविटी, दोनों ही बहुत हाई होनी चाहिए और लॉन्ग एंड वाइड बनेगा। ये इसीलिए स्टील प्रीफर किया करते हैं फॉर स्टील। ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेंटिविटी हाई, ये हाई होना चाहिए, कोएर्सिविटी लो, वेरी लो, जिससे कि बहुत जल्दी डिमेग्नेटाइज हो जाए। लो परमेबिलिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए होते हैं। मतलब शॉर्ट नोट में आपने
जैसे करंट पास की एकदम मैग्नेटाइज खूब हो जाएगा, हैवी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे जैसे करंट रिड्यूस होगी वैसे वैसे डिमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्योंकि इसकी रिटेक्टिविटी वेरी लो है, तो करंट खत्म होते होते ये कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज हो जाता है। इट्स वेरी लो कोएरसिविटी, तो बहुत जल्दी डिमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक, इटसेल्फ डिमैग्नेटाइज। तो इसका जो कर्व बनता है लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन, ये सॉफ्ट आयरन के लिए था और ये स्टील के लिए, ठीक। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखो, हिस्टेरेसिस लूप के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल को the hysteresis loss for a sample of 12 kilogram is 300 joule per meter cube per cycle. The hysteresis loss of a sample of mass given 12 kg is 300 joule per meter cube per cycle. ये एनर्जी लॉस गिवन है। The density of iron is 7500 kilogram per meter cube. Calculate the energy loss per hour if frequency is 50 cycle per second, at 50 cycle per second. ये केस, तो पहले एनर्जी पर साइकिल निकालो, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास 12 kg दिया हुआ है, डेंसिटी 7500, तो अब एनर्जी पर साइकिल निकालना चाहें तो क्या करें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, क्लियर। ट्वेल्व बाई 25। और अब अगर हम सिर्फ एनर्जी निकालना चाहें तो साइकिल से मल्टीप्लाई करो इंटू 50, 24 जूल आ गया। 24 जूल पर सेकेंड एनर्जी के तौर पर लॉस हो रही है, और पर आप निकालना है आपको पर सेकेंड ये लॉस हो रहा है। एनर्जी पर आप 24 इंटू 60 इंटू 60, उसको सॉल्व करेंगे तो 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल ये एनर्जी लॉस होती है, क्लियर। एक और न्यूमेरिकल देखो,
The susceptibility of a magnetism at 300 Kelvin is 1.2 10 to the power minus 5. At what temperature will the susceptibility be equal to 1.44 10 to the power minus 5? तो क्या क्या given है? The susceptibility of the magnetism at 300 Kelvin. T दिया हुआ है. Susceptibility given 1.2 10 power 5. आपको पता है susceptibility को यूनिट नहीं हुआ करती है. At what temperature susceptibility become 1.44 10 to the power minus 5. क्लियर? फॉर्मूला आपको पता है क्यूरी लॉ से, C upon D. T2 upon T1 हो गया. T2 cos 1.2 10 to the power minus 5 into T1 300 upon 1.44 10 to the power minus 5 और इससे जो कैलकुलेट करेंगे आप 250 कैलकुलेट. क्लियर? तो क्यूरी लॉ और हिस्टेरेसिस लूप डिस्कस किया आपने इस वीडियो में. 1 नंबर से लेके और 2 नंबर तक में इसके ऊपर बन जाता है. न्यूमेरिकल आता तो 2 नंबर में आएगा. अभी हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, 2 नंबर में आए हुए. ओके.